वेलकम फ्यूचर आईटीएन, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में जिसका टॉपिक है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले आप लोगों को अगर थोड़ा ध्यान हो या मैं रिवाइज़ करा देती हूँ, इससे पहले हमने वीडियो में दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़े हैं दो वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, जिसमें एक होता है ए डॉट बी, एक होता है ए क्रॉस बी। जो ए डॉट बी है इसको हम बोलते हैं या तो स्केलर प्रोडक्ट आप बोल लो या डॉट प्रोडक्ट आप बोल लो। ठीक है, और जो ए क्रॉस बी होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए थे जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर दो वेक्टर्स दिए होते हैं, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो बातें जो है वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये, जब भी आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, दो वेक्टर्स की, एक ध्यान रखना है, दो वेक्टर्स की, जब भी आप दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ तब मतलब काम में आएगा। ठीक है, मतलब जब मैं दो वेक्टर्स ले लूँ तो जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, इनकी सेंस तभी बनेगी। मतलब अगर वेक्टर के अलावा कोई और क्वांटिटी दे रखी हो, जैसे वेक्टर के अलावा अगर स्केलर क्वांटिटी मेरे को दे दी, ठीक है, स्केलर क्या होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्केलर क्वांटिटी अगर मैं लूँ तो स्केलर और स्केलर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। वहाँ पे ना तो डॉट प्रोडक्ट और ना वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू स्केलर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं एग्जांपल लूँ अगर तो 2 × 2 इज़ 4, ऐसे आप 2 डॉट 2 करोगे, 2 क्रॉस 2 करोगे, इट विल ऑलवेज बी 4। तो दो स्केलर्स के बीच में कभी भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस बात के अलावा जो नेक्स्ट, मतलब अगर मैं बात करूं जो आपकी मतलब यूज़ होगी, वो होता है कि अगर एक स्केलर दे रखो और दूसरी क्वांटिटी वेक्टर दे रखी हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है पहली क्वांटिटी वेक्टर और दूसरी स्केलर, तो वहाँ पे भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, वहाँ पे भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगी या आगे मल्टीपल प्रोडक्ट और वेक्टर्स में यूज़ होंगी, तो ये मैंने बता दी। ठीक है, कि ध्यान रखना स्केलर और स्केलर के बीच में मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, ये जो मैं बातें बता रही हूँ इनका यूज़ होगा, तो इसलिए इनको ध्यान रख लेना। ए डॉट बी will always give a scalar quantity and a cross b will always give a vector quantity। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद हम मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात जब मैं करती हूँ तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर होता है ना मेरे पास, वो उसके लिए मेरे को तीन वेक्टर्स मानने पड़ेंगे। दो के बारे में मैंने बात कर ली, जब दो वेक्टर्स लेते हैं तो दो ही टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। बट व्हेन वी टेक थ्री वेक्टर्स तब कौन से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये बात तो आपको पता ही है, तीन वेक्टर्स है मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट, ट्रिपल प्रोडक्ट ही बोलेंगे। अब इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, देखो मैंने दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पढ़ा है, तो मैं क्या करती हूँ इन तीन वेक्टर्स को ना दो वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। कैसे, इनमें से किसी भी दो वेक्टर को मैं कुछ नया वेक्टर सपोज कर लेती हूँ। जैसे अगर मैं ए डॉट बी को मैं डी वेक्टर सपोज कर लूँ, ठीक है, और ई वेक्टर को मैं ए क्रॉस बी सपोज कर लूँ। ठीक है, क्योंकि देखो दो वेक्टर्स के बीच में सिर्फ दो ही टाइप के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास जो वेक्टर्स बचे हैं वो क्या बचा है, एक डी और सी का कॉम्बिनेशन बचा है, एक ई और सी का कॉम्बिनेशन बचा है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं बचा, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है डी और सी के बीच में। डी और सी के बीच में अगर मैं बात करूँ तो डी और सी के बीच में भी दो ही टाइप के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, दो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया ना, और दो वेक्टर्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा क्रॉस, तो एक तो हो सकता है डी डॉट सी एग्जिस्ट करे, एक हो सकता है डी क्रॉस सी एग्जिस्ट करे। सिमिलरली ई डॉट सी भी एग्जिस्ट कर सकता है और ई क्रॉस सी भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा और इसको इलेबोरेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, डी और ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ जो मैंने सपोज की थी। ठीक है, तो ये क्या बना, चार टाइप के प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, एंड कौन कौन से चार टाइप्स के प्रोडक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो पहला जो है, अगर मैं डी की वैल्यू पुट करूँगी डी डॉट सी के अंदर, तो ये बनेगा ए डॉट बी डॉट
सी, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकंड है डी क्रॉस सी, ठीक है, डी क्रॉस सी में भी आप डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ए डॉट बी, तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब थर्ड ई डॉट सी है, तो ई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो जो कि ए क्रॉस बी थी, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी डॉट में सी वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ई क्रॉस सी, मतलब ई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो पहली जो दो क्वांटिटीज़ आ रही है ना आपके पास ए डॉट बी डॉट सी, एक बात तो ये ध्यान रखो, जब भी मैंने ए डॉट बी वैक्टर लिया था उसको मैंने डी सपोज किया था, ठीक है। ए डॉट बी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब सेंस बनता है बट आंसर में स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती, तो डी तो एक वेक्टर पहली बात होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप ए डॉट बी, अब कुछ बच्चे कहेंगे ए डॉट बी डॉट सी के अलावा ये वाली क्वांटिटी जो मैंने लिखी है ए डॉट बी डॉट सी ब्रैकेट के अंदर, ये भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दोनों का मतलब एक ही होता है, तो थोड़ा इग्नोर करो इसको, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सेकंड जो है उसमें भी ए डॉट बी आ रहा है, ए डॉट बी विल अगेन गिव अ स्केलर क्वांटिटी, और हमें पता है एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो भी सेंस नहीं बनाता, तो ये भी है। तो यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के ट्रिपल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, एक होगा ए क्रॉस बी डॉट सी और दूसरा होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ये दो ही टाइप के ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि हम इनको बोलते क्या हैं, क्योंकि हम ऐसे तो याद नहीं कर रखेंगे ना, हर बार हम ऐसे बोलेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको मतलब और ज़्यादा इलेबोरेट करके बता देती हूँ कि हम इनको बोलते क्या हैं। देखो पहले के अंदर क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी एक सिंपल वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ऑफ थ्री वेक्टर्स मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ट्रिपल ऑलरेडी मैंने लिख दिया, राइट। तो ये बना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट के अंदर क्रॉस आ रहा है, तो ये बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट के नाम हो गए, पहला हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज़ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब दोनों को एक बार और आपको बता देती हूँ। पहला जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सेकंड है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो नाम होता है उसको मैं डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलती हूँ, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। सिमिलरली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और जो स्केलर होता है उसका नाम डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हमारा दूसरा नाम जो है वो क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास दो टाइप के ट्रिपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्वांटिटी आती है वो आती है प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर्स के केस में दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़े, तीन वेक्टर्स के केस में दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़े। अब चार वेक्टर्स के केस में देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो फोर वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। चार वेक्टर्स मैंने कंसीडर कर लिए। अब चार को अगेन दो में कन्वर्ट करना है, तो दो दो का पेयर बना देते हैं, एक ए बी ले लेते हैं, एक सी डी ले लेते हैं। अब देखो ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो नहीं लूँगी मैं, ना सी और डी के बीच में डॉट प्रोडक्ट लूँगी, क्योंकि वहाँ से स्केलर क्वांटिटी आएगी, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब हम कुछ भी मतलब सेंस बनता नहीं है उसका ना, स्केलर क्वांटिटी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं करती। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस जो होगी वो होगी ए क्रॉस बी की और सी क्रॉस डी की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ए क्रॉस बी एक सिंपल वेक्टर आ गया, सी क्रॉस डी भी अगेन वेक्टर आएगा, तो ये दो एक वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स होगी सिंपल, चार वेक्टर्स को दो वेक्टर्स में रख दिया। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, या डॉट या क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से भी दो चॉइसेस बनी है। पहली चॉइस जो है वो है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी एंड द सेकेंड वन इज़ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। अब देखो पहली जो क्वांटिटी है उसमें ना मेरे पास दोनों वेक्टर्स के ए क्रॉस बी इज़ अ सिंगल वेक्टर, सी क्रॉस डी इज़ अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर आएंगे आंसर में। तो जो पहला है उसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है एंड सेकंड में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे हमने दो वेक्टर्स का पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। तो फर्स्ट में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, एंड उसके अंदर भी ऐसे ही होता था कि तीन वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता था। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, जब भी ए क्रॉस बी की मैं बात करती हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी,
ये तो एग्जिस्टेंस हमारी हो गई, बट अगर ऐसी कुछ क्वांटिटी दे रखी हो कि ए डॉट बी और उसके साथ डॉट में सी वेक्टर दे रखो, ठीक है, तो इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस जो है वो होगी नहीं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इसका रीज़न क्या है कि जो ए डॉट बी होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के अंदर भी जो है ना वो डॉट वाला बना नहीं है। अब एक चीज़ हो सकती है, इसका कोई मीनिंग होता है ए डॉट बी अगर इंटू में सी एज इट इज़ दे रखो, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई में ना डॉट हो ना क्रॉस हो, इसका बनता है। इसके लिए मैं अगर लूँ ए वेक्टर मैंने ले लिया i+2j, बी वेक्टर मैं सपोज कर लूँ अगर 2i-j, यहाँ पे ना प्लस ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जे के साथ, ठीक है। तो ए डॉट बी जब हम निकालेंगे तो 1 × 2 = 2, प्लस में 2 × 1 = 2, तो ये आ गया 4। अब ए डॉट बी जो है वो एक क्वांटिटी आ रही है 4c वेक्टर, देखो अगेन वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इट हैज़ सम मीनिंग ए डॉट बी इंटू सी, बिना डॉट और क्रॉस के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी कई बार यूज़ हो सकती है कि जब भी एक स्केलर की और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो तो डॉट और क्रॉस का वहाँ कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। बिना डॉट और क्रॉस के आप बात करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना, जो मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में ही आपको बताऊंगी आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सबके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मतलब है उसके बारे में हमें जो डिस्कस करना है वो होता है डेटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब डेटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ने से पहले आप ये देख लो कि जब भी a क्रॉस b डॉट c मैं लूँगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको हर बारी तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, तो उसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब एक तरह से कह लो क्वेश्चंस में जो फॉर्म यूज़ होगी, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना तीनों वेक्टर्स को रख देते हो एक साइकिल में, जिस साइकिल में भी चल रहा है उसी साइकिल में रखोगे a b एंड c, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ठीक। उसके बाद डेटर्मिनेंट फॉर्म के लिए, मतलब डेटर्मिनेंट फॉर्म होती क्या है मैं वो लिख के दिखा देती हूँ, फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होता है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो 3 रोज होती हैं उनके डेटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व कर लेते हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। जहाँ पे ये a1 a2 a3 क्या है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। जो a वेक्टर होता है ना वो होता है a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, मीन्स a हैज़ 3 component with respect to the unit vectors I, j, k is a1 a2 and a3, ठीक है। सिमिलरली b1i b2j and b3k, c1i c2j and c3k, ठीक है। तो इन तीनों वेक्टर्स के अगर मैं आई वाले कंपोनेंट्स को एक कॉलम में रखूँ, जे वाले कंपोनेंट्स को एक कॉलम में रखूँ, के वाले कंपोनेंट्स को एक कॉलम में रखूँ, तो वहाँ से डिटरमिनेंट को सोल्व करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a क्रॉस b डॉट c मेरे को फाइंड करना है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, मीन्स a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। तो a क्रॉस b क्या होगा, अगर किसी को a क्रॉस b निकालना नहीं आता तो वो मेरी पिछले वाली वीडियो जाके ज़रूर देखे, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो के अंदर आता है आई जे के यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, और डिटरमिनेंट हमें सोल्व करना होता है। जो सेकंड रो होती है वो होती है पहले जो पहला है पहला वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स आई के, जे के और के, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो में आते हैं बी के कोऑर्डिनेट, जो सेकंड आपका वेक्टर है उसके, ठीक है, आई जे एंड के। उसके बाद आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना होता है। मैं यहाँ फर्स्ट रो के कोरस्पोंडेंस जो एक्सपैंड कर रही हूँ डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस में j इंटू a1 b3 माइनस में a3 b1 एंड प्लस में k वेक्टर इसके साथ आएगा a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अब देखो a क्रॉस b हमें मिल गया। अब क्या करना है, a क्रॉस b डॉट c, ठीक है। तो एक बार डॉट प्रोडक्ट भी बता देती हूँ। क्या होता है, जब भी दो वेक्टर्स हमें दे रखे हो, मैं वेक्टर्स यही सपोज कर लेती हूँ जो मेरे को गिवन है और भी, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, मीन्स आई वाले कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन प्लस में जे वाले कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन प्लस में के वाले कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे मेरे को a क्रॉस b डॉट c करना है, तो c का जो आई वाला कोऑर्डिनेट होगा और a क्रॉस b का आई वाले कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस में जे वाले की, फिर प्लस में के वाले की। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको प्रॉपर। a क्रॉस b डॉट c को जब सॉल्व करेंगे तो a क्रॉस b का जो i वाला कोऑर्डिनेट है वो देखो क्या है, a2 b3 माइनस a3 b2, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी c का जो i वाला कोऑर्डिनेट है उसकी, मीन्स c1, ठीक है। और फिर बीच में आएगा माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है,
A1 B3 माइनस A3 B1 और उसके साथ C2 आ जाएगा। फिर प्लस में K वाले कोऑर्डिनेट लो, K वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है A1 B2 माइनस A2 B1 और C का K वाला कोऑर्डिनेट है C3। ठीक है, तो ये मेरे पास A क्रॉस B डॉट C आ गया। मेरे को क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट फॉर्म चाहिए। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहली बात तो देखो, जब भी डिटर्मिनेंट आप सोल्व करते हो ना, जिस रो के कोरस्पोंडेंस सोल्व करते हो उस रो के एलिमेंट जो है वो आपको ब्रैकेट से बाहर दिखते हैं। जैसे यहाँ C1 C2 C3 है, तो अगर मैंने पहली रो के कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेंट बनाया तो पहली रो में C1 C2 C3 आ जाएंगे, जैसे IJK के केस में आ रहे थे। पहली रो में IJK था और IJK जो है ब्रैकेट से बाहर आ रहे थे। ठीक है, अब देखो C1 जो है C1 C2 C3 अगर मैंने सिमिलरली IJK की तरह अगर मैंने पहली रो में लिया है तो देखो C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या पड़ा हुआ है, A2 B3 माइनस A3 B1। जब भी आप पहली रो के कोरस्पोंडेंस डिटर्मिनेंट निकालते हो तो C1 के कोरस्पोंड निकालते हो, क्या करते हो, C1 के साथ चलने वाली जो रो है उसको आप नहीं लेते और उसके साथ चलने वाले कॉलम को आप नहीं लेते, बाकी चार एलिमेंट जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेते हो। तो अगर मेरे को A2 B3 माइनस A3 B2 बनाना है तो मेरे को इन चार कॉलम्स में रखने पड़ेंगे, तो मैंने रख दिया A3 B2 एंड माइनस में A2 B3 माइनस A3 B2। अब देखो क्या C2 के कोरस्पोंडेंस A1 B3 चाहिए, B3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ A1 आ जाएगा। सिमिलरली A3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे B1 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। बट ये डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर जो है वो वाली रोज नहीं है जो हमें आंसर में मिलनी चाहिए। आंसर में क्या है, पहली रो के अंदर A1 A2 A3 आ रहे हैं, बट हमारे पास C1 C2 C3 आ रहा है पहली रो में। तो क्या करूँगी, जो सेकंड रो है उसको इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो के साथ, ताकि A1 A2 A3 जो है वो फर्स्ट रो के अंदर आ जाए। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो ना, तो वहाँ पे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मीन्स एक बार नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर मैं A1 A2 A3 को फर्स्ट रो में चेंज कर रही हूँ और C1 C2 C3 को मैं सेकंड रो में लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बराबर होगा माइनस ऑफ A1 A2 A3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आएंगे C1 C2 C3 एंड थर्ड रो रिमेन्स सेम B1 B2 B3। अब देखो, अब फिर आंसर में B1 B2 B3 जो है सेकेंड रो में चाहिए, तो दोबारा इंटरचेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज किया है मैंने सेकेंड और थर्ड रो को, और एक बार और नेगेटिव साइन आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो सेम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने इंटरचेंज किया सेकेंड और थर्ड रो को। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है A क्रॉस B डॉट C जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। तो दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ STP। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे तो पहले प्रॉपर्टीज़ करानी बनती है, बट प्रॉपर्टीज़ आपको समझ तभी आएंगी जब आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता हो। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ाने से पहले मैं वर्ड बता देती हूँ कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़ोगे, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक स्क्वायर ले लेती हूँ जिसकी हर एक साइड की लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल अगर मैं एक टर्म लूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो मैथमेटिकल टर्म होती है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्चुअल में तो ये स्क्वायर का एरिया होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, है ना। तो मैथमेटिकली तो एक टर्म होती है एक्स स्क्वायर, बट अगर उसकी ज्योमेट्री देखूँ तो वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक ऐसी शेप को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी हर एक साइड बराबर है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो x सेंटीमीटर चल रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी वो x सेंटीमीटर चल रही है, फिर एक्स और वाई प्लेन के अंदर भी वो x सेंटीमीटर मूव कर रही है। तो वैसे तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक, मतलब एक्स स्क्वायर एक मैथमेटिकल टर्म है, बट जब हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्क्वायर की फॉर्म में जो है हमें दिखाई देती है। तो ये एक्स स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर को आप ज्योमेट्री वाइज कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है A क्रॉस B डॉट C, उसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, वो हमें इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर पढ़ना है। तो अब एक चीज़ बताती हूँ, जो A क्रॉस B डॉट C होता है इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक सॉलिड के थ्रू। ठीक है, एक सॉलिड जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, और उस सॉलिड का जो नाम होता है ना वो होता है पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, पैरेललोपाइप्ड एक ऐसा सॉलिड है, एक इसकी स्पेलिंग आपको लिख के दिखा देती हूँ। पैरेललोपाइप्ड जो है वो एक ऐसा सॉलिड होता है जिसकी हर एक जो मतलब वो है फेस है, हर एक फेस एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब भी आप इस पैरेललोग्राम की, क्योंकि देखो 3D की बात कर रहे हैं, 2D में तो नहीं बात करेंगे क्योंकि 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, है ना, ये तो क्लियर है। तो क्योंकि उसके अंदर देखो x मल्टीप्लाई x किया था, 2 बार x को मल्टीप्लाई किया था तो इसीलिए स्क्वायर हुआ था, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो ट्रिपल, मतलब क्यू, मतलब एक कह लो 3D की बात है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया OA वेक्टर,
जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, ऐसे ही ओ बी वेक्टर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ऐसे ही थर्ड वेक्टर लिया जेड एक्सिस के अलोंग ओ सी वेक्टर और जिसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो पैरेललोपाइप जो है इसकी वॉल्यूम जब आप फाइंड करोगे ना तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को के ही बराबर आएगी। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने 3 वेक्टर सपोज किए ए बी एंड सी, बिकॉज मेरे को 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है, तीनों जो हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग ले लिए मैंने। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे इसको ज्योमेट्रिकली इसकी वॉल्यूम के बराबर दिखाएंगे वो हम देख लेते हैं। इससे पहले आपको एक टर्म अगर याद है, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वीडियो देखिए। उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट जब भी आप 2 वेक्टर्स का लेते हो तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में आता है कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए मतलब 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक तो है ए क्रॉस बी, दूसरा है सी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और साथ में आएगा सी का मैग्नीट्यूड और साथ में आएगा कोस ऑफ थीटा। अब मैंने यहाँ पे थीटा कैसे ले लिया, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर। अब देखो सी वेक्टर की क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ओ सी, है ना, क्योंकि ये हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर की, सी ओ सी वेक्टर की। ठीक है, तो मैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, ओ सी पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये ले लिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज़ और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह मैंने ओ सी सब्सटीट्यूट कर दिया। अब थीटा बता देती हूँ, थीटा है क्या मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ओ सी कोस ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो थीटे के लिए मैं क्या करती हूँ, इससे पहले एक बात और ध्यान रखो, अगर मेरे को 2 वेक्टर्स दिए होते हैं ना, ठीक है, मैं सपोज कर लेती हूँ कि 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द गिवन 2 वेक्टर्स। मीन्स ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा, या फिर ये कह लो कि ए क्रॉस बी एक ऐसे प्लेन में लाई करेगा जो परपेंडिकुलर है ए और बी वाले प्लेन के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो गिवन है उसके अंदर मैंने क्या लूँगी, जब भी ए क्रॉस बी लूँगी तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तब तो जो ये थीटा हो गया, थीटा क्या होगा, ए क्रॉस बी और सी के बीच में बनने वाला एंगल, तो मैंने ले लिया। ए क्रॉस बी तो मैंने देख ही लिया था और सी वेक्टर मेरे को गिवन ही है, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो ले लिया थीटा, बिकॉज कोस ऑफ थीटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, अब ओ सी कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ना मैं एक और चीज़ सपोज कर रही हूँ, वो मैं सपोज कर रही हूँ पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो। ठीक है, अब इसकी हाइट कैसे लेंगे वो देख लो। जो सिंपल क्यूब होता है उसकी हाइट हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी हाइट हम मेज़र करते हैं मतलब सिंपल, क्योंकि वो सीधा होता है ना क्यूब, उसकी तो मतलब जो हाइट होती है सिंपल ही हाइट होती है, उसी से हम मेज़र कर लेते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम होती है ना, पैरेललोग्राम की हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, तभी जाके हम उसकी हाइट को मेज़र कर पाते हैं। बिना उस परपेंडिकुलर लिए हम हाइट को मेज़र कर ही नहीं सकते, है ना। तो मैं करके ही बता देती हूँ, जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट हम ऐसे नहीं मेज़र कर सकते, उसके लिए परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पैरेललोपाइप्ड जो है उसके अंदर भी हमारा ये परपेंडिकुलर लिया है। देखो अब परपेंडिकुलर के को मान लेते हैं, हाइट जो है इसकी वो पी मान लेते हैं। अब देखो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे, ये तो पढ़ा होगा सबने, 2 लाइंस अगर ऐसे होती हैं पैरेलल तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो गया मेरा, थीटा हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ओ एम एंड सी, है ना, मैं नाम दे लेती हूँ यहाँ पे एम, ओ एम एंड सी जो है ना, मैंने एक ट्रायंगल ले ली। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूँगी, इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो कोस ऑफ थीटा होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, एंड बेस इज इक्वल्स टू पी एंड हाइपोटेनस इज सी, है ना। ये तो ट्रायंगल से इजीली पता चल रहा है। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, सी ओ सी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आप सी भी लिख सकते हो। अगर सी लिखोगे तो वेक्टर लिखना पड़ेगा, अगर सिंपल लिख रहे हो तो आप ओ सी लिख दो। तो पी की वैल्यू आ गई ओ सी कोस ऑफ थीटा। तो जो ये ओ सी कोस ऑफ थीटा था, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं पी। तो जो वैल्यू बनी है वो बनी है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू में पी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो पैरेललोग्राम या कोई भी आपको 2D की शेप दी होती है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये बेस का एरिया है। ठीक है, क्योंकि देखो एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, मतलब उसकी क्या क्या बोलते हैं उसको, कोई भी अगर 2D की शेप होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है।
पैरेललोग्राम की मैं यहाँ बात कर लूँ तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। बेस मल्टीप्लाई हाइट भी बोल सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस जो है, अब बेस और हाइट के केस में मैं लेंथ और ब्रेथ भी लूँगी तो भी कोई मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें लेंथ दे रखी है ए, ब्रेथ दे रखी है बी, राइट। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। और क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया जो होता है वो एक क्वांटिटी होती है, लेंथ मेरे को चाहिए, मतलब एरिया चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड ज़रूर लेना पड़ेगा। वेक्टर में आंसर नहीं आ सकता, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बेस है इस पैरेललोपाइप्ड का, ठीक है। तो अब देखो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और साथ में क्या आ रहा है, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, क्योंकि पी जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये तो सबको पता है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज अगेन द एरिया ऑफ द बेस। तो सिमिलरली यहाँ पे किया है मैंने। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी कि जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो वो जो है वो एक पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बेस लिया है वो लिया ए और बी का, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसके बेसिस पे ना हम प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो एक बात और है जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये पैरेललोपाइप्ड है ना, ये इसके अंदर जो आपने तीनों वेक्टर्स लिए हैं वो कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं, सेम ओ पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जितनी भी एजेस आप लोगे ना, मतलब जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो उसके लिए तीनों के तीन एजेस जो हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसे आप नहीं ले सकते कि कोई भी एज आपने उठा के ले ली जिनका कोई इनिशियल, मतलब जो कोई इनिशियल वेक्टर्स है नहीं, ऐसे आप नहीं सपोज कर सकते, ठीक है। कोई इनिशियल वेक्टर होने ज़रूरी हैं, तभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर वो वॉल्यूम के बराबर आएगा, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, क्योंकि ये हो चुका आपका। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो बराबर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी के। मतलब ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों डॉट ले लिया दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम कैसे समझेंगे वो मैं बता देती हूँ। देखो ए क्रॉस बी डॉट सी किसके बराबर आया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के। अब मैं ले लेती हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको वो भी अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के बराबर आया, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये ले लिया ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी जो है वो बेस लेना पड़ेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब बेस के लिए मैं क्या सपोज कर लेती हूँ, या तो आप ऐसे कर लो कि ये जो आपने शेप लिया ना इसको दोबारा से ही बना लो, और इसको जो है ना इसका बेस सपोज कर लेना बी और सी, ठीक है। तो मैंने बना लिया पैरेललोग्राम दोबारा से। पहले तो मैं ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ जो हमने अब तक लिया था, क्योंकि उसके अगर शेप चेंज करूँगी तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं यही बना रही हूँ जो अभी तक मैं लेके चली थी। तो ए बी एंड सी मैंने तीनों वेक्टर्स जो हैं दोबारा से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखो जो बी क्रॉस सी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी एंड सी के, राइट। ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल थीटा ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए ना मैं इसको हाइट के थ्रू ही ले लेती हूँ, ठीक है। मतलब ये जो मैंने लिया है पैरेललोपाइप्ड लिया है, इसको ना हाइट के थ्रू ही ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं डॉट बी क्रॉस सी क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी एंड साथ में कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, राइट। अब उसके बाद बी क्रॉस सी तो एज इट इज़ रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कोस ऑफ थीटा जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर के बराबर आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं एक बार दोबारा से ही आपको प्रॉपर शेप लेके बता देती हूँ इसकी कि क्या बनेगा, ठीक है। ओ ए कोस ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इसको क्या किया मैंने, या तो ऐसे समझ लो और या फिर आप हम इसको ऐसे करते हैं कि हम ना इसकी शेप को ही मतलब बेस प्रॉपर बेस से ही बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा, क्योंकि ऐसे नहीं समझ आ रहा ना। तो इसको दोबारा से एक शेप ही बना लेते हैं जिसका बेस हम ले लेते हैं बी एंड सी, ठीक है। तो ये मैंने बना ली पैरेललोपाइप्ड, जिसका बेस जो है वो बी और सी में लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाली जो पैरेललोपाइप्ड होगी ना, इसमें मैंने ये तो ले लिया कि बेस का जो एरिया है वो बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट करेगा, राइट। पर जो ओ ए कोस ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी,
वो आप देख लो। देखो यहाँ ना मैं परपेंडिकुलर डालूंगी अब की बार ए के थ्रू जैसे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ओ से, मतलब जैसे हाइट आप कैसे मेज़र करते हो पैरेललोग्राम की हाइट कैसे मेज़र करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल के मेज़र करोगे ना। तो अब ये जो एंगल थीटा है ये इस वाले थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगेन मेरे पास जो ट्राइंगल आएगी वो ये आ जाएगी जिसमें हाइट जो है वो पी आ रही है, राइट। तो देखो दोबारा से वो कोस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये सिमिलर ही आएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के। तो बेस मैंने ले लिया यहाँ पे बी एंड बी क्रॉस सी, राइट। तो अब की बार आपको ध्यान रखना, मतलब ये क्या है यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करोगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ही निकलेगी वहाँ से, ना साइन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर पहले ए डॉट बी क्रॉस सी दे रखो तो वहाँ से ए क्रॉस बी डॉट सी बनाओगे वो भी बराबर आएगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख के कर सकती हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, दोनों की कॉम्पैक्ट फॉर्म सेम ही आएगी, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, ये थोड़ा इजी मेथड था, ठीक है। सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी सी होता है जब तक अगर वो साइकिल के अंदर चले, साइकिल समझा देती हूँ पहले साइकिल में होता क्या है। अगर तीन वेक्टर्स ऐसे दे रखे हों, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर एंड फिर सी वेक्टर, मतलब इन तीनों के पास ना चॉइसेस हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ये साइकिल अगर लगातार ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर आता है, ठीक है। मतलब ए बी सी लो, बी सी ए लो या सी ए बी लो, तीनों बराबर आएंगे। बट अगर मैंने साइकिल चेंज कर दिया, मीन्स बी के बाद सी आना चाहिए बट बी के बाद मैं ए ले लूँ, या सी के बाद ए आना चाहिए सी के बाद मैं बी ले लूँ, ऐसे अगर मैं साइकिल चेंज कर दूँगी तो साइन चेंज हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि साइकिल में ही वैल्यू मतलब ए बी सी की चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही तो आपका जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा एंड वो नेगेटिव का हो जाएगा। अब इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम कैसे समझते हैं वो देख लो। देखो सबसे पहले मैं पहले ए डॉट बी क्रॉस सी मैंने लिया है ना, ये तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को वो कर रहा है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस बी डॉट सी जो है वो ए बी सी के बराबर आ रहा है और वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को शो कर रहा है, ठीक है। पहले ना मैं इक्वल वालों को बता देती हूँ फिर उसके बाद नेगेटिव वालों पे जाएंगे। तो ऐसे मैंने बी सी ए लिया, मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए लिया, ठीक है। बी क्रॉस सी डॉट ए का मतलब क्या बनेगा, वही बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा, ये अभी अभी करके दिखाया था मैंने, राइट। तो बी और सी जो है वो बेस और पैरेललोग्राम बन जाएगा, फिर ए के थ्रू हाइट लेंगे, सेम होगा तो ये बी सी ए ही आएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ही आएगा। तो दोनों बराबर हो गए, दोनों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के इक्वल शो हो रहे हैं, तो मतलब ये तो इक्वल होगा। सिमिलरली हम थर्ड को भी दिखा सकते हैं, सी क्रॉस ए डॉट बी, इससे भी क्या बनेगा, सी ए बी बनेगा। यहाँ पे भी सी और ए लेना, बस सी और ए जो है वो बेस बन जाएगा अब की बार, मतलब बेस जो है ना, मतलब ये कह लो पैरेललोपाइप्ड जो है ना वो उल्टी होगी अब, ठीक है। अब की बार जो बेस बनेगा वो बनेगा सी क्रॉस ए, मतलब ये वाला बेस बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ये भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के ही बराबर आएगा, इसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं आएगा, सेम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस ये होगा कि अब की बार बेस चेंज हो गया पैरेललोग्राम का, तो ये तीनों बराबर हो गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये साइक्लिक ऑर्डर की वजह से ही हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर थीटा आपका 90 से छोटा है तो जो एरिया ऑफ बेस आएगा वो पॉजिटिव आएगा और उसकी वजह से आपकी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड पॉजिटिव आ रही है। अब देखो थीटा जो है ना, इनके अंदर क्या हो रहा था, 90 से छोटा ही आ रहा था, बिल्कुल छोटी वैल्यू आ रही थी। ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल आ रहा था वो काफ़ी छोटा था, 90 से कम था। तो ये इसीलिए हुआ है, ये रीज़न मेन ये है। बट अगर मैं क्या करूँ, जैसे बी क्रॉस ए डॉट सी ले लिया मैंने, यहाँ पे बी क्रॉस ए कैसे बनेगा वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर्स अगर ले लिए मैंने, ये क्या बनाएगा, बी ए सी बनाएगा, ठीक है। इसको ना मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि कैसे होता है। पहले तो ये देख लो, इसका साइकिल चेंज हो जाएगा जैसे आप बी ए सी लोगे, राइट। बी के बाद जो है वो सी आना चाहिए बट यहाँ पे बी के बाद ए आ रहा है, तो नेगेटिव साइन तो यहाँ आएगा। ज्योमेट्री वाइज कैसे आएगा वो देख लो। मैंने ना दो वेक्टर्स ले लिए, ए एंड बी वेक्टर, ये बताया था ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, राइट। अब जो बी क्रॉस ए बनेगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि जो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी जो होता है ना वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, मतलब ये दोनों अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, वैसे वैल्यू बराबर होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अब देखो सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल थीटा था, बट यहाँ पे जो बी क्रॉस ए और सी के बीच में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 प्लस थीटा बन जाएगा, क्योंकि एंगल 180 है और ये थीटा ऐड हो गया तो 180 प्लस थीटा एंगल जो है वो हो गया। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी फोर्थ में भी लाई कर सकता है क्योंकि थीटा ऐड हो रहा है, बट यहाँ थीटा जो है
वो 90 से कम है, ये तो ध्यान रखो। थीटा जो है वो 90 से कम है, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा तो बी क्रॉस सी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ना, ये ध्यान रखना है, थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो वो नेगेटिव साइन देता है, जब थीटा 90 से छोटा होता है तो वो बराबर होते हैं। यही साइक्लिक और एसाइक्लिक ऑर्डर का चक्कर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, इफ़ एनी ऑफ टू वेक्टर्स इन आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल इक्वल, ठीक है। इफ़ एनी टू वेक्टर्स आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स बी इक्वल, देन वी सेट दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे होगा वो बता देती हूँ। देखो सी की जगह मैंने बी पुट कर दिया, डिटरमिनेंट फॉर्म में मैं इसको लूँगी तो ये बन जाएगी थर्ड रो भी b1 b2 b3 बन जाएगी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में बराबर हो जाते तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो आंसर आ गया जब बी और सी मैंने दो बराबर लिए थे। अब आप कोई भी दो वेक्टर सपोज कर सकते हो, मैंने यहाँ बी एंड सी ले लिया, आप ए भी ले सकते हो, आप ए सी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेम इसी जैसी होती है, बस ये होता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं, यहाँ पे पैरेलल लेना है आपको। कोलिनियर की प्रॉपर्टी अलग होती है, पैरेलल लेना है, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होंगे मतलब एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ भी ले लो आप, ए और बी ले लो। ए जो है वो सम कांस्टेंट इनटू में बी वेक्टर ले लिया, कांस्टेंट ले लिया के, ठीक है। तो ए जो है वो के इंटू बी है। तो जैसे ही आप ए इज इक्वल्स टू के बी पुट करोगे तो क्या बनेगा, के बी वन के बी टू के बी थ्री एक ही जगह आ जाएगा। सेकंड आएगा बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री थर्ड रो। फिर आप के जो है वो आउटसाइड द डिटरमिनेंट ले जाओगे तो दो रोज बराबर हो गया, अगेन डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की दो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है कि अगर दो वेक्टर्स या तो बराबर हो या पैरेलल हों तो जो डिटरमिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो दीज फोर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड ये जो है ये यूज़ होंगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ होगी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगी, डिटरमिनेंट फॉर्म होगी। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ये पढ़ने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तो हमने बता दिया ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। और ये बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको मैं ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका यूज़ जो है ना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करने में भी यूज़ किया जाता है। अब वो यहीं से बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स के अंदर इसको अलग से सॉल्व किया होता है, वो हम नहीं करेंगे, मैं यहीं से बता देती हूँ कि कैसे आएगा। इसके लिए आप एक चीज़ याद रखो, जब पैरेललोपाइप्ड हम बनाते हैं उसके अंदर टोटल ना 6 फेसेस होते हैं, 6 पैरेललोग्राम्स कंबाइन होके एक पैरेललोपाइप्ड शेप तैयार करती है ना। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 2 फेसेस तो ये हो गए, 3 फेसेस मतलब 2 फेसेस तो हो गए हमारे, ये कह लो बेस और फ्लोर, ठीक है। बाकी 4 जो होगी वॉल्स होगी, तो टोटल 6 फेसेस होगी। 6 पैरेललोग्राम्स जो हैं वो मेरे पास पैरेललोपाइप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट। 6 पैरेललोग्राम्स। अब अगर मैं 6 पैरेललोग्राम्स को ट्रायंगल्स की फॉर्म में तोड़ूं तो एक पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बनती हैं 2, राइट। तो 6 पैरेललोग्राम्स के अंदर टोटल ट्रायंगल्स कितनी होगी, 12 ट्रायंगल्स होगी। और ऐसी टेट्राहेड्रन शेप जब हम लेंगे तो टेट्राहेड्रन शेप के अंदर कितने ट्रायंगल्स होती हैं टोटल, बनाओ। टेट्राहेड्रल शेप जब हम बनाएंगे तो देखो 3 फेसेस तो सामने ही हो गए, 3 फेसेस जो हैं इसके बैक वाले होते हैं, तो टोटल 6 ट्रायंगल्स जो है ना टेट्राहेड्रन के अंदर बनती हैं। तो अगर देखी जाए तो पैरेललोपाइप्ड के अंदर 6 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हैं, है ना। 6 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हैं उसके अंदर, और उसकी वॉल्यूम होती है ABC, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/6 ऑफ ABC, क्योंकि 6 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हैं उसके अंदर। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बराबर होती है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, मतलब ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है कई बारी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन समझ आ गई, इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। अच्छा, समझने की कोशिश करना कि जब भी हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालेंगे, पैरेललोग्राम निकालेंगे, तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आप डिटरमिनेंटल फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ए वेक्टर मैंने सपोज कर लिया 2i - 3j + 4k वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर मैं सपोज कर लेती हूँ i प्लस में 2j - k वेक्टर, एंड सी वेक्टर मैंने ले लिया 3i - j + 2k वेक्टर, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है। यहीं पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी वही होगा। तो a क्रॉस b डॉट c मैं फाइंड कर लेती हूँ। a क्रॉस b डॉट c के लिए मैं सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म लगा रही हूँ। तो कोऑर्डिनेट मैंने पुट कर दिए,
ठीक है। अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर लूँगी फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डेंस, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा बिकॉज बीच में तो माइनस होते हैं डिटर्मिनेंट में, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 3 एंड प्लस में 4 इंटू -1 -6, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6, 3 to 5 and 15 एंड -7 and 4 -28, तो 15 and 6 हो गया 21 -28 विच इज़ -7। यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्यूब यूनिट बिकॉज आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ले रहे हो, राइट। तो -7 जो है वो आपकी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो है वो फाइंड होगी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म लगाओ, 3 वेक्टर्स अगर दिए और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म ही लगानी है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी, और अगर आपको ठीक लगी है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द फ्यूचर ITN, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।